प्रणाम। आप सभी का स्वागत है इस चैनल पे। आज का जो हमारा वीडियो है वो है ऋग्वेद के बारे में। ऋग्वेद में क्या बताया गया है और उसमें क्यों इतनी सारी चीज़ें हैं जो हमें अभी भी नहीं पता है और इसीलिए अभी भी उस पर रिसर्च की जा रही है। उसमें अभी भी रिसर्च का स्कोप है, अगर कोई भी करना चाहता है तो वो कर सकता है। लेकिन उसमें एक बहुत ही ज़्यादा अहम बात जो सिग्निफिकेंस रखती है वो ये होती है कि ऋग्वेद में ऐसा आता क्या है। तो ऋग्वेद में आते हैं हर पदार्थ के बारे में मंत्र। उसके लिए ये भी बोला जाता है कि ऋग्वेद में नाना पदार्थ, मतलब कि हर पदार्थ के बारे में, जो छोटे से छोटा हो या बड़े से बड़ा हो, जो हमारे आसपास है, उन सब के बारे में हमें एक मंत्र मिलता है। और इसीलिए ऋग्वेद की जो इम्पोर्टेंस है, जो अहमियत है, सिग्निफिकेंस है, या बोलो कि थोड़ा सा ज़्यादा उसे भाव मिलता है, वो इसीलिए मिलता है क्योंकि बाकी 3 वेदों में हमें वो चीज़ नहीं मिलती जो हमें ऋग्वेद में मिलती है। और ऋग्वेद के जो अंश हैं वो हमें बाकी 3 वेदों में भी देखने को मिलते हैं। वो जैसे-जैसे हम करते जाएँगे वैसे-वैसे हमें मिलते जाएँगे। ऋग्वेद में 8 अष्टक हैं। अष्टक भी मतलब 8 ही होता है। सो 8 × 8 इज़ 64। और फिर ये 64 का मंडलों को तैयार करता है। पूरे 10 मंडल बनते हैं ऋग्वेद के, और वो ही पूरा का पूरा हमारा ऋग्वेद होता है। उसके बाहर ऋग्वेद नहीं है। उन 10 का 11 नहीं होता, 9 नहीं होता। पूरा का पूरा अगर ऋग्वेद आपको जानना है तो इन 10 मंडलों को जानना बहुत ज़रूरी है। जब मैं संस्कृत पढ़ रही थी तो मुझसे बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि वेद क्यों पढ़ते हैं, वेद में ऐसा क्या है। और सब लोगों को लगता था कि अगर मैं संस्कृत पढ़ रही हूँ तो मुझे संस्कृत बोलना आता होगा। ये चीज़ मोस्टली लैंग्वेज वाले स्टूडेंट्स को फेस करनी पड़ती है। मैंने भी की है, मैंने बहुत टाइम से की है। लेकिन एक बात मैं ज़रूर बोलना चाहूँगी कि संस्कृत का लिटरेचर और संस्कृत का लैंग्वेज, ये दोनों बहुत डिफ़र करता है। ये बाकी लैंग्वेजेस की तरह एक्चुअली में नहीं है। क्योंकि अगर आप देखें तो संस्कृत लैंग्वेज की पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो उसका सिग्निफिकेंस थोड़ा अलग निकलता है। और अगर आप उसको लिटरेचर की तरफ से देखेंगे सो इट्स अ ब्लैक होल ऑफ नॉलेज। लिटरली अगर एक चीज़ पे आपने स्टार्ट किया तो यू नेवर नो वेर यू आर गोइंग टू एंड अप। आपको कोई आइडिया नहीं मिलेगा कि कैसे कैसे, क्योंकि हर चीज़ का ना ऐसे चेन बना हुआ है। एवरीथिंग इज लिंक्ड। और वो लिंक ढूंढने में आपका बहुत सारा टाइम जाता है क्योंकि वो लिंक इतनी डेप्थ में होती है कि आपको ऐसा लगता है कि वी आर जस्ट डिगिंग 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 डिगिंग। हमें सच में ऐसा लगता है कि चाहे हमें वो सोना मिलेगा या हीरा मिलेगा हमें नहीं पता, लेकिन हम बस खोदते जाते खोदते जाते खोदते जाते हैं। और फिर हमें संस्कृत में पता चलता है कि यार ये चीज़ तो इतनी डीप है। और ये सारी चीज़ें हमारे ऋषियों ने जब की थी तो उनका कॉन्शियसनेस, उनका ब्रेन कितना वर्क करता होगा कि उनको ये चीज़ पता चली। तो अब आते हैं ऋग्वेद के ऊपर। तो ऋग्वेद को पहले क्यों पढ़ना चाहिए, ऋग्वेद को पहले प्रेफरेंस क्यों मिलना चाहिए। अगर हम 4 वेद बोलते हैं तो हमेशा पहले ऋग्वेद का नाम क्यों आता है, अथर्ववेद क्यों नहीं आता, सामवेद क्यों नहीं आता, यजुर्वेद क्यों नहीं आता, ऋग्वेद ही क्यों सबसे पहले आता है। तो उसके जवाब में यही है कि जो हमारे स्कॉलर्स है, जो हमारे विद्वान हैं, वो भी ये सोचते हैं कि ऋग्वेद का ज्ञान अगर हमें पहले मिल जाता है तो हमारे सामने से जो थोड़ा थोड़ा करके जो बहुत ही कोहरा जमा होता है ना, कि हमें बहुत सारी चीज़ें पता नहीं होती। क्योंकि जैसे जैसे हमारी जनरेशन आगे बढ़ती गई, आज के प्रेजेंट टाइम में अगर हम आते तो क्योंकि लोगों ने बात करना छोड़ दिया, लोगों ने बताना छोड़ दिया, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि यार उससे कुछ नहीं होगा, क्योंकि उससे कुछ बदलता नहीं है। वो सबको ऐसा लगता है कि यार ये तो सिर्फ ज्ञान की बातें कर रहे हैं। उसकी वजह से ऐसा होता है कि नॉलेज स्प्रेड होने से रुक जाती है। और इसीलिए अगर हमें ज्ञान चाहिए तो हमें हमेशा उसकी बेसिक से, हमें हमेशा उसके लोअर लेवल से चालू करना चाहिए। और इसीलिए ऋग्वेद इज जस्ट द बेस ऑफ नॉलेज, जिसमें सब
कुछ आपको मिल जाएगा, जिसमें आपको बहुत सारा नॉलेज मिल जाएगा, बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर्स मिल जाएंगे कि आज अगर रिचुअल्स अगर ऐसे होते हैं तो वो क्यों होते हैं, जो मंत्र पढ़े जाते हैं उन मंत्रों का मतलब क्या होता है, वो मंत्र का मतलब इन द प्रैक्टिकल नॉलेज क्या होगा, उसका जो थ्योरी हम सुन रहे हैं पंडित जी से, उसका प्रैक्टिकल में क्या मतलब है, वो क्यों बोल रहे हैं, वो इस देवता को क्यों याद कर रहे हैं, सिग्निफिकेंटली जो भी पूजा होती है उस पूजा के वक्त उसी देवी को, उसी देवता को क्यों बोला जाता है, क्यों उन्हीं के मंत्र पढ़े जाते हैं, वो इसीलिए क्योंकि मंत्रों का जो इम्पोर्टेंस है, मंत्रों के जो अल्फ़ाबेट्स का जो प्रोनंसिएशन जो हमारे कानों से जाकर हमारे सर में जाता है और फिर हमें एट ईज़ फील कराता है, वो ऋग्वेद का मैजिक होता है। और वो मैजिक एक्चुअली में ऋग्वेद से ही चालू होता है, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा इसमें 10 मंडल हैं और 10 के 10 मंडल में बहुत सारा नॉलेज है। तो ये वाला वीडियो हमारा है ऋग्वेद के इंट्रोडक्शन के लिए। अगर आपके कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और फिर हम उन सवालों को डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ अब से मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं वीडियोस को टाइम टू टाइम बनाऊं, अपलोड करूं और आप लोगों को ज़्यादा वेट ना करवाऊं। आई एम रियली सॉरी कि मैंने एक ही वीडियो डाला था और उसके बाद मैंने कोई वीडियो नहीं डाला, लेकिन थैंक यू फॉर योर पेशेंस, थैंक यू सो मच। आप सब लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट दिया, क्योंकि मैं बहुत डरी हुई थी इस चीज़ को स्टार्ट करने से पहले, पर थैंक यू सो मच। और अगर आप अभी अभी आए हो तो प्लीज़ इसको सर्कुलेट करो, लोगों को बताओ कि हम ये चैनल क्यों बना रहे हैं, किस लिए बना रहे हैं, क्योंकि इसमें हम संस्कृत को डिकोड करेंगे, हम संस्कृत को और लिटरेचर के फॉर्म से जानेंगे, भाषा के फॉर्म से नहीं, लिटरेचर को हम देखेंगे कि सब चीज़ों के बारे में संस्कृत में क्या क्या आता है, कैसा कैसा आता है, उस सब की मीनिंग को हम डिकोड करने की कोशिश करेंगे, अपने आप को और ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी के साथ साथ प्रैक्टिकलिटी के साथ साथ हम अपने आप को ढूंढने की भी कोशिश करेंगे कि हमारे अंदर और क्या क्या छुपा है। जैसा कि संस्कृत के अंदर पूरा ब्लैक होल है, तो हमारे ब्लैक होल को भी हम डिकोड करने की कोशिश करेंगे। आशा करती हूँ आप सबको ये अच्छा लगा होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। प्रणाम।